नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ में रिकॉग्नाइजेशन मान्यता क्या होती है, उसका अर्थ और परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले अर्थ क्या है मान्यता। मान्यता या रिकॉग्नाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा इंटरनेशनल लॉ में, अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक ऐसी प्रक्रिया है मान्यता जिसके द्वारा किसी नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनाया जाता है। यानी कोई ऐसा राज्य जो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य नहीं है, तो जो विद्यमान राज्य इंटरनेशनल समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य पहले से हैं, विद्यमान जो राज्य हैं समुदाय के सदस्य हैं, वो सदस्य किसी सदस्य मीन्स यहाँ स्टेट से हैं, एक देश से हैं, तो वो विद्यमान सदस्य नए राज्य को उस समुदाय में शामिल कैसे करते हैं, वो उसको मान्यता देकर या रिकॉग्नाइजेशन करके उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य के रूप में शामिल करते हैं, मान्यता प्रदान करते हैं। तो अर्थ ये आता है कि मान्यता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो कब किसी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल किया जा सकता है? तो प्रोफेसर स्वार्जेनबर्जन के अनुसार जब किसी राज्य में यानी नए राज्य में जो राज्य के 4 आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं, क्या होते हैं 4 आवश्यक तत्व? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और निश्चित भूभाग। यानी किसी राज्य में ये 4 चीजें विद्यमान हैं, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और निश्चित भूभाग, तो उस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनाया जा सकता है। यानी ये 4 चीजें विद्यमान होने से वो अपने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो कर्तव्य होते हैं, जो ड्यूटीज होती है, उनको निभाने के लिए सक्षम हो जाता है। तब उसे मान्यता प्रदान कर दी जाती है और मान्यता प्रदान करके उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब आता है डेफिनेशन। तो प्रोफेसर ओपेनहाइम ने मान्यता को परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी भी राज्य को मान्यता प्रदान कब की जा सकती है? तो मान्यता प्रदान करते समय विद्यमान राज्य यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो सदस्य पहले से हैं, विद्यमान राज्य ये घोषित करते हैं कि उनके मत में, यानी जो पहले से विद्यमान राज्य हैं, उनकी राय में नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय विधि में निर्दिष्ट राष्ट्र तत्व प्राप्त कर लिए हैं। यानी जो विद्यमान राज्य की राय ये है कि जो नया राज्य बना है, वो नया राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, उस राज्य में वो निर्दिष्ट राष्ट्र तत्व मौजूद है। यानी जो चीजें इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग किसी नए राज्य में होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें अगर मौजूद है किसी नए राज्य में, तो विद्यमान राज्य ये घोषणा करते हैं कि ये नया राज्य मान्यता प्रदान किए जाने के लिए सक्षम हो गया है या उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आती है फेनविक के अनुसार। फेनविक कहते हैं कि मान्यता
नए राज्य को मान्यता प्रदान करने की एक औपचारिक प्रक्रिया है। यानी जो विद्यमान राज्य हैं वो औपचारिक रूप से ये स्वीकार करते हैं, औपचारिक रूप से। ठीक है, क्या स्वीकार करते हैं कि नया राज्य उसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि के सारे राष्ट्र तत्व मौजूद हैं। इस कारण वो नया राज्य अधिकारों और विशेषाधिकारों को धारण करने का अधिकारी हो गया है। यानी उसमें इंटरनेशनल विधि के जो राष्ट्र तत्व नए राज्य में होने चाहिए वो सारे राष्ट्र तत्व उस राज्य में विद्यमान हैं। तो जो राइट्स या जो विशेषाधिकार अन्य राज्यों को जो विद्यमान है उन्हें मिलते हैं, उस नए राज्य को भी वो अधिकार, वो विशेषाधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो मान्यता एक औपचारिक मान्यता के द्वारा विद्यमान राज्य औपचारिक रूप से ये स्वीकार करते हैं। तो फेनविक की डेफिनेशन में अपने को क्या याद रखना है? औपचारिक। ठीक है, नेक्स्ट आती है कैल्सन के अनुसार। कैल्सन ने कहा कि किसी भी नए राज्य को समुदाय के सदस्य के रूप में जोड़े जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि उस समुदाय के सदस्य में उस सदस्य या उस समुदाय के सदस्य बनाया जाने हैं तो उससे पहले उसमें क्या 4 चीजें विद्यमान होनी चाहिए, तब उसको मान्यता प्रदान की जा सकती है। तो कैल्सन ने 4 बातें बताई है कि ये चारों चीजें अगर किसी नए राज्य में विद्यमान होगी तो ही उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनाया जा सकता है। फर्स्ट आता है राजनीतिक रूप से संगठित होना चाहिए वो समुदाय या वो नया राज्य। सेकंड, संगठित यानी एक सरकार होनी चाहिए। राजनीतिक रूप से ऐसा नहीं है, विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, संगठित होने चाहिए वहां की सरकार। ठीक है। सेकंड आता है निश्चित भूभाग पे नियंत्रण होना चाहिए। भूभाग होना चाहिए, भूभाग के बिना जनता कहाँ निवास करेगी, तो निश्चित भूभाग पर नियंत्रण भी कि ये क्षेत्र इस नए राज्य का है। थर्ड पॉइंट आता है नियंत्रण, यानी निश्चित भूभाग पे नियंत्रण तो है पर वो नियंत्रण प्रभावशाली भी होना चाहिए कि अगर कोई अत्याचारी उस पे आक्रमण करे तो उसे बाहर फेंकने की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी नियंत्रण प्रभावशाली होना चाहिए तथा वो स्थायित्व की ओर बढ़ता हुआ होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आज नियंत्रण है कल नहीं है परसों वापस कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियंत्रण प्रभावशाली होना चाहिए, साथ में ही स्थायित्व की ओर बढ़ता हुआ होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट आता है कि अन्य राज्यों से वो राज्य स्वतंत्र भी होना चाहिए, यानी उसमें सॉवरेनिटी होनी चाहिए, संप्रभु वो होना चाहिए। संप्रभु यानी वो जो नया राज्य है वो किसी अन्य राज्यों के अधीन नहीं होना चाहिए, उसे अपने आंतरिक और बाह्य मामलों पर डिसीजन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर ये 4 तत्व किसी नए राज्य में विद्यमान हैं तो मौजूद हैं ये चारों तत्व, तो उस नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, जेसप के अनुसार मान्यता क्या है? राज्यों का एक कार्य है, यानी राज्य कौन से हैं यहाँ पर? विद्यमान राज्य जो पहले से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में विद्यमान हैं, उन राज्यों का कार्य है मान्यता प्रदान करना। यानी मान्यता के द्वारा वो विद्यमान राज्य ये स्वीकार करते हैं कि कोई नई राजनीतिक इकाई है और उस राजनीतिक इकाई में राष्ट्र तत्व के गुण मौजूद हैं, यानी उस नए राज्य में राष्ट्र तत्व यानी जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार जो राष्ट्र तत्व होने चाहिए वो उस राष्ट्र तत्व राजनीतिक इकाई में मौजूद है।
तो फिर उसे मान्यता प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनाया जा सकता है। तो मान्यता प्रदान करना राज्यों का ड्यूटी हो जाती है। कई जो विधि शास्त्री इसको ड्यूटी मानते हैं, कई विवेकाधिकार मानते हैं, तो अलग अलग मत हैं। लेकिन मान्यता प्रदान करने के द्वारा उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य के रूप में, परिवार के एक सदस्य के रूप में उसको जोड़ दिया जाता है मान्यता प्रदान करके नए राज्यों को। ठीक है, तो अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मान्यता के बारे में मत। ठीक है, थैंक यू सो मच।